तो प्रियम्बल में सबसे जरूरी चीज क्या वहां पर मेंशन की जाती है? उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट से, किस उद्देश्य से किसी एक्ट को बनाया गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्रियम्बल में यहां पर डिफाइन किया जाता है, उद्देश्य को। दूसरा चीज की जैसे कई बार क्या होता है ना कि प्रियम्बल में कोई जैसे किसी एक्ट में कोई लैंग्वेज, भाषा लिखी हुई है, उस लैंग्वेज, उस भाषा को लेकर के और प्रियम्बल में जो भाषा लिखी, दोनों में डिफरेंशिएट है, अंतर है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए भी अनक्लियर है, डाउटफुल, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड है, डाउटफुल है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं कि पूरे संविधान में कहीं पर भी सेकुलर शब्द को यूज नहीं किया गया है। शुरुआत में जब संविधान बना था तो सेकुलर शब्द कहीं भी नहीं था। सेकुलर शब्द जो है, तो सेकुलर जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, दोनों शब्द का एक ही मतलब होता है, ज्यादा डिफरेंस में नहीं जाना, ठीक है ना। सेकुलर जो शब्द होता है, ठीक है ना, सॉरी सर, टी नहीं होगा, ई एल होगा, सेकुलर। तो सेकुलर शब्द का, लेकिन देखो शुरुआत आपके आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में धर्म के अधिकार को, राइट टू रिलीजन को डिफाइन किया गया था, लेकिन सेकुलर शब्द को नहीं लिखा गया था। तो बाद में फिर प्रियम्बल में उस चीज को जो है तो क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा क्लियर नहीं हो पा रही है, उसको क्लियर करने के लिए प्रियम्बल को यूज यहाँ पर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और इसीलिए एक बहुत फेमस केस भी इसके संबंध में हमने पढ़ा था। देखो मैं कल जो नोट्स दिखाया था उसी को अपन आगे बढ़ जाते हैं उसी नोट्स में। देखिए, तो पहले चीज को हमने देख लिया कि उद्देशिका को, उन उद्देश्यों को बताया जाता है जिनके लिए कोई विधायन, लेजिस्लेशन बनाया जाता है। विधायन का मतलब ध्यान रखना, लेजिस्लेशन शब्द जो आ जाएगा तो इसमें सभी, और कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश, ठीक है ना, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, सब कुछ विधायन मतलब उसके अंतर्गत सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि सब संविधान के किसी प्रावधान, किसी भी प्रोविजंस की लैंग्वेज या उसका मीनिंग, अर्थ जो है तो क्या है, अस्पष्ट और संदिग्ध है, इंग्लिश में देखोगे तो अनक्लियर एंड डाउटफुल है, तो फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए, निर्वाचन करने के लिए प्रियम्बल की सहायता ली जा सकती है। जैसे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में जो है तो धर्म की स्वतंत्रता बताया गया है, और ऐसा बता के हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जो है तो देश है। तो इसको जो है तो यहाँ पे धर्म, पंथ निरपेक्ष जो है तो देश है, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर एक बहुत फेमस केस आया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का। इस केस, ये भी ये कई बार पूछता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि ये केस भी कई बार पूछता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का। और इसमें ये भी पूछ लेता है कि किसने ये कोटेशन कहा था, ठीक है ना। जस्टिस सुब्बा राव ने, प्रियम्बल मेंशन द मेन आइडियल एस्पिरेंट्स द एन एक्ट, किसी भी अधिनियम के मुख्य आदर्शों, आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, ऐसा उस समय के जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था। ये पूछ लेता है कि किसने ये कहा था, तो जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि उद्देशिका मुख्य आदर्शों, आइडियोलॉजी, आदर्श, आइडियोलॉजी होता है ना, आदर्श, हर चीज के आदर्श होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। तो किन आइडियोलॉजी को, किन आदर्शों को लेकर के, और किन कह सकते हो एस्पिरेशन को लेकर के, एस्पिरेशन, एक्सप्रेशन क्या बोलते हो, एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, एस्पिरेशन मतलब कि इंस्पायर, इंस्पायर जो करते हो, आपको प्रेरित करते हो, प्रेरणा तत्व। यहाँ पे एस्पिरेशन का, ठीक है ना, आकांक्षाओं, यहाँ पे शब्द हिंदी में लिखा है आकांक्षाओं, ठीक है ना, आकांक्षाएं, यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जो आपको जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए इंस्पायर करती है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, है ना। जैसे कि आप कहते हो कि भाई मुझे जज बनना है, और जज बनने के लिए फिर आपके अंदर, मतलब आप किसी जज को देखते हो, उसको, उसके काम को देख करके आप इंस्पायर होते हो कि यार मुझे ऐसा बनना है, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। किसी को देख करके होता है ना, इंस्पायर होते हो, है ना, कि किसी को देखते हो बोले इसके जैसा बनना है भाई मेरे को, तो
ये कहलाता है आपकी आकांक्षाएं, ठीक है ना। तो इनको प्रियम्बल जो है बेसिकली स्टैब्लिश करती है। कल फिर मैंने ये भी बता दिया था कि प्रियम्बल जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। प्रियम्बल जो आपके संविधान में लिखी हुई है 3 पार्ट में। तो पहला रिजोल्यूशन पार्ट, संकल्पना है ना, संकल्पना। अब यहाँ पे संकल्पना कौन ले रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली संकल्पना दे रही है संविधान सभा। कौन संकल्पना दे रही है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो संविधान सभा संकल्पना ले रही है कि हम अपने भारत को विद पीपल ऑफ इंडिया, विद पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग सब मिल करके, देखो यहाँ पे संकल्पना ये लिया जा रहा है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, हम सब मिल करके देश को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट बनाएंगे, सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना, सेकुलर स्टेट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक और कह सकते हो कि रिपब्लिक स्टेट बनाएंगे। इस प्रकार के राज्य को हम अपने देश को बनाएंगे। ऐसी हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं, एक तरह से रिजोल्यूशन ले रहे हैं, संकल्पना ले रहे हैं विद पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग मिल करके, ठीक है ना। ये जो शब्द है विद पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिकन संविधान से लिया गया था। वहां पर ये शब्द यूज किया गया था, विद पीपल ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वहां से इस शब्द को उठाया गया था, विद पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रोमिसरी पार्ट, तो प्रोमिसरी मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे वचन 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 जो है, तो यहाँ पर भी संविधान सभा जो है तो वचन दे रही, किसको वचन दे रही? सिटीजन्स को। वचन हमेशा किसको दिया जाता है? अपने को। आप राह चलते किसी व्यक्ति को वचन नहीं दोगे। आप जैसे कोई पिता है अपने बच्चों को वचन देगा, बेटे तेरे को मैं पढ़ाऊंगा, तेरे को बेसिक नीड्स की मैं पूर्ति करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो हमेशा वचन किसको दिया जाता है? अपने को, अपने नागरिकों को, अपने परिवार को। तो फिर संविधान सभा यानी संविधान बनाने वाली जो सभा थी, वो अपने नागरिकों को यहाँ पे वचन दे रही कि हम आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि न्याय प्रदान करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यहाँ पर न्याय। अब ये किस प्रकार से, देखो एक शब्द यूज होता है लोक कल्याणकारी राज्य, इंग्लिश में बोला जाता है वेलफेयर स्टेट, सुना है कभी? ठीक है ना। तो बेसिकली जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाता है तो तभी जो है तो एक वेलफेयर स्टेट की जो है तो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वेलफेयर, देखो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया था? चूंकि कह सकते हो कि थोड़ा सा गांधी जी का भी प्रभाव काफी संविधान में था, और गांधी जी राम भक्त माने जाते थे, है ना, ऐसा कहा जाता है। जब उनको गोली लगी तो हे राम उन्होंने बोला था। तो वो चाहते थे कि राम राज्य की जो राम राज है, यानी कि राम राज की जो संकल्पना है उसको हमारे देश में हम लागू करेंगे। अब राम राज की संकल्पना यदि बोला जाता है कि राम राज के कॉन्सेप्ट को हम अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती कि फिर ऐसे में तो हिंदू खुश हो जाता, चलो राम राज्य बनेगा, लेकिन मुस्लिम्स और जो दूसरे धर्म, ईसाई हैं, सिख हैं, तो वो थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार केवल एक ही पक्ष का सुना जा रहा है। तो फिर यहाँ पर राम राज्य को थोड़ा सा हटा करके लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया, जो बेसिकली एक बहुत फेमस कोटेशन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना। एक कोटेशन पढ़ते हो तो इस कोटेशन के आधार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इंग्लिश में तो इसको ट्रांसलेट करोगे तो ग्रेटेस्ट गुड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबका भला हो, सबका सबके साथ अच्छा हो, ऐसा समाज हम बनाएंगे जहां पे कोई भी किसी भी प्रकार से सामाजिक रूप से जितनी भी बुराइयां हैं, ऊंच नीच की, जात पात की, सभी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आर्थिक रूप से जो अमीरी गरीबी में खाइयां हैं, अमीरी गरीबी खाइयों की वजह से कह सकते हो कि जो हमारे देश में डिफरेंशिएट पैदा होते हैं उनको समाप्त कर। और पॉलिटिकल, राजनीतिक का मतलब है कि सभी व्यक्ति को यहाँ पर मौका मिलेगा राजनीति, मतलब राजनीतिक यानी कि किसी भी राजनीतिक जीवन मतलब सार्वजनिक जीवन जीने का। तो सभी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन जीने का मौका मिलेगा, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखा गया। लिबर्टी की बातचीत की गई, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता को हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे और अच्छे से। तो लिबर्टी की बातचीत की, इक्वलिटी, देखो समानता, आ जाओ इक्वलिटी की, समानता की बातचीत की गई।
तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको यहाँ पर एस्टेब्लिश करने। फर्दनिटी, बंधुत्व, देखो हमारे देश में फर्दनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बंधुत्व को, क्योंकि अभी देखो अभी काफी लड़ाई झगड़ा होता है कि ये तेरा है ये मेरा है, इसको लेकर के अभी जैसे अयोध्या में तैयारी हो रही है, तो अभी ओबीसी का बयान आ गया उल्टा सीधा, है ना भाई, देश की सर्वोच्च अदालत ने एक जजमेंट दिया, उसके तहत ये चीज बन रहा है, लेकिन ओवैसी क्या कर रहा है कि हमारी मस्जिद छीन करके मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार की चीजों से हमारे देश की जो कैसे तो बंधुता है वो क्या होती है, खतरे में पड़ती है। तो ये सरकार का मेन उद्देश्य होता है कि इन चीज को भी जो है तो सभी को समानता की रक्षा में लाऊं, और जितनी भी ये फालतू बातें होती हैं जिसकी वजह से समाज में दो वर्गों में शत्रुता उत्पन्न होती है, ऐसे सभी चीजों को समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। फिर तीसरा पार्ट हमने देखा डिक्लेरेशन पार्ट कहलाता है, घोषणात्मक भाग कहलाता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब डिक्लेयर कर रही है कि आज 26 नवंबर, चूंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है तो ये पूरा जो पीरियड है ये आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का, और फिर 26 नवंबर 26 जो है तो नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, है ना। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमें कोई ऐतिहासिक तारीख चाहिए थी, और 26 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख थी, जिस ऐतिहासिक, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 26 जनवरी को अधिवेशन हुआ था, तो उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए डिसाइड किया गया कि हम 26 जनवरी को अपने संविधान को इन्फोर्स करेंगे, लागू करेंगे। अब मजेदार बात यह है कि आपके जैसे संविधान का प्रियम्बल आप डायरेक्ट सभी आपके हाथ में है, दोनों डेट यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन कितना अंतर है, पहली डेट शुरुआत में लिखी है, यानी 26 नवंबर 1949 की जो डेट है ये शुरुआत में लिखी है, लेकिन 26 जनवरी की डेट कहां लिखी है। अब आप पन्ने पलटाइए और सीधे संविधान के आर्टिकल कौन सा खोलिए, बताओ कौन सा आर्टिकल है, 394, आर्टिकल 394, कौन सा आर्टिकल खोलिए, आर्टिकल 394, सीधे पीछे चले जाइए। अब आर्टिकल 394, मेरे में तो 318 पेज है, पर मेरा आपका पेज अलग अलग हो सकता है, देखो इसी के आसपास होगा 394, है ना। देखो सूचियां, सब सूचियां निकल जाएंगी उसके बाद, है ना। आर्टिकल 394 देखो यहाँ पर 394 मिला, आर्टिकल 394 सबको मिल गया, सबको मिल गया। सबको मिल गया 394 आर्टिकल मिल गया, मिला, ठीक है। देखो अब यहां पे देखो क्या लिखा है, कमेंसमेंट, क्या लिखा है, प्रारंभ, क्या लिखा है, आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 394 एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, इतने आर्टिकल, यानी कि इस आपका आपका कह सकते हो कि आर्टिकल 394 में आप देखोगे कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इसको मिला के 17 आर्टिकल ऐसे थे, ठीक ना, 17 आर्टिकल्स, 17 आर्टिकल ऐसे थे जिसको कब लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। लेकिन बाकी संविधान कब लागू किया गया, देखो लिखा है शेष उपबंध, ठीक है ना, रिमाइंड प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल कम इनटू फोर्स द 26 डे ऑफ जनवरी 1950। अब यहां पर जनरली कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो आपसे पूछता है, लेकिन एक आर्टिकल को जरूर पूछता है, क्योंकि नागरिकता, आर्टिकल 5 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान चूंकि किया गया है, तो कभी कभी पूछने की संभावना बन जाती है कि आर्टिकल 5 नागरिकता को कब लागू किया गया था देश में, तो नागरिकता को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को नहीं, ध्यान रखना, नागरिकता के प्रावधानों को कब लागू। और जब प्रश्न कभी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान इनफोर्स
इंग्लिश में देखो, हिंदी में क्या होता है, लागू करना लिख देते हैं, प्रारंभ करना लिख देते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश में कभी बदलता नहीं है, एक ही लैंग्वेज होता है, इनफोर्स। तो आपका संविधान इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका संविधान इनेक्ट कब हुआ था, ठीक है ना, एडॉप्ट कब किया गया था, तो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। समझ में आ गया? ये इंग्लिश सब थोड़ा याद रखना। हिंदी में अंगीकृत, अंगीकृत कब किया गया था, अधिनियमित कब किया गया था, ठीक है ना, आत्मार्पित कब किया गया था। ये इंग्लिश में देखो, एडप्ट, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव, ठीक है ना, तो ये कब जो है तो आत्मार्पित यानी दिया, आत्मार्पित, आत्मार्पित देना, दिया गया था हमारे देश की जनता को। तो एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव, ये तो 3 शब्द ये दिया है। तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो है तो इनफोर्स, इनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 19, ठीक है ना, 1950 को। ये कहां लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 394 में। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान जो है आपका जो है तो 3 शब्द, एडॉप्ट कब किया गया था, इनेक्ट कब किया गया था, और कब गिव टू कह सकते हो कि यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को कब दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान इनफोर्स कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, है ना। 26 जनवरी को लोग, नेताओं को देखो तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्या लिख देते हैं? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसीलिए रिपब्लिक डे। तो किसी भी गणतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। रिपब्लिक डे, गणतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अब इस बार ध्यान देना, 26 जनवरी को जो झंडा, ध्वजा फहराया जाता है, तो वो कहां पे फहराया जाता है? आपका अभी कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है, कर्तव्य पथ में फहराया जाता है, लाल किले में नहीं। और कौन उसको ध्वजारोहण कौन कर, देखो यहाँ पे 2 चीजें, एक ध्वज फहराना, एक ध्वजारोहण करना, ठीक है ना। एक ध्वजारोहण होता है, तो ध्वज आरोहण होता है 15 अगस्त को, ध्वज आरोहण होता है 15 अगस्त को, और ध्वज फहराया जाता है 26 जनवरी को। फहराने का मतलब क्या होता है? आप कभी देखना, अभी अभी जो है तो 26 जनवरी को देखना, ध्वज आपका ऊपर बंधा रहेगा, उसको खोल के फहराया जाएगा 26 जनवरी को। लेकिन 15 अगस्त को ध्वज नीचे से उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले ब्रिटिश का झंडा था, तो उसको, जैसे आपने कभी टीवी पिक्चर में देखा होगा ना, एक झंडा ऊपर जाता, नीचे जाता है, एक झंडा ऊपर जाता है। तो 15 अगस्त को ये हुआ था कि, यानी कि 15 अगस्त को क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन का झंडा था वो हटाया गया था, और जो है तो भारतीय जो झंडा जो है तो वो फहराया गया था, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। इंग्लिश में थोड़ा शब्द मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एकदम से देख लेना, है ना। तो ध्वजारोहण, ध्वज आरोहण करना, आरोहण मतलब चढ़ाना, तो ध्वज चढ़ाना, आरोहण करना, और ध्वज फहराना, यानी पहले से बंधा हुआ ध्वज। तो 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। और 26 जनवरी को ध्वज कौन फहराता है? इस देश का पहला नागरिक, जो गणतंत्र का पहला नागरिक कहलाता है, रिपब्लिक का पहला नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, है ना। और 15 अगस्त को, फिर चूंकि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण कौन करता है? ध्वजारोहण वो करता है जो इस देश को चलाता है। तो इस देश को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए ध्वजारोहण कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और फहराने वाला काम कौन करता है? आपके राष्ट्रपति। और राज्य में भी ऐसे ही होता है, राज्य में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। 26 जनवरी को जो है तो कह सकते हो कि जो ध्वज फहराएंगे कौन? राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी? बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो भारत के लोग, चूंकि भारत के लोग भारत की जनता से यहां पर लिया जाता है। पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती थी, अभी हाई कोर्ट ने तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। फिर भी एज ए नॉलेज इस शब्द को, विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द को अमेरिकन संविधान से लिया गया था, ठीक है। दूसरा कह सकते हो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में बोला जाता है सॉवरेन।
सॉवरिन का मतलब ये होता है, देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया नॉट सब्जेक्ट एनी फॉरेन पावर इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी आंतरिक या बाह्य मामलों के लिए देश की जो सरकारें हैं किसी विदेशी सत्ता के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। यानी हमें अपनी विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है, किस देश के साथ हमें दोस्ती करनी है, किस देश के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी है, इन सब का जो निर्धारण है हम स्वयं कर सकते हैं। कोई भी वो बात अलग है कि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने बहुत दूसरे दूसरे तरीकों से यूएनओ बना करके और बहुत अलग तरीकों से जो है, तो अभी थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करोगे तो ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगी। पर चूंकि आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, एलएलबी में पढ़ा होगा, कितना पढ़ा कितना समझ में आया भगवान मालिक है ना, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो उस पर बहुत डिस्कशन करेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी पोखरण करके आई थी, तो उसमें दिखाया था कि भाई भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका उस पर क्या कर रहा था, नजर बना के रखा था, और कहने के लिए हम सॉवरेन स्टेट हैं। तो है कुछ ऐसे किंतु परंतु कि इस देश में कुछ ऐसे, इस पूरे विश्व यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ, लेकिन वो बात अलग है कि उसमें काफी सुधार हुआ है। कब से सुधार होना चालू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी सुधार किया था, इंदिरा गांधी जी ने भी काफी सुधार किया था, है ना। ऐसा मत समझना कि इंदिरा गांधी जी क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सोच की थी तो उन्होंने काफी इस चीज के लिए सुधार किया था। फिर काफी सुधार किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और फिर इस समय वर्तमान में जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, तो वो काफी हद तक यानी कि विदेशी नीति हमारी बहुत ब्रॉड हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है, और हम बहुत सारे डिसीजन अब स्वयं ले सकते हैं। हमें किसी भी विदेशी सत्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो विदेशी नीति के मामले में हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और किसी भी देश के साथ हम मित्रता और संधि कर सकते हैं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो अभी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, हम इजराइल का भी समर्थन भी कर सकते हैं और फिलिस्तीन का भी समर्थन कर सकते हैं, और कायदे से हमने दोनों का समर्थन कर रखा है। हमने पूरी तरह से इजराइल के अगेंस्ट भी नहीं गए हैं, हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के अगेंस्ट भी नहीं गए हैं, ठीक है ना। यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है तो हम पूरी तरह से भी यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं गए हैं, और हम पूरी तरह से रूस के अगेंस्ट भी नहीं गए हैं। देश के बहुत बड़े नेताओं ने कई बार तो ये तक कह दिया है कि इजराइल युद्ध यदि कोई समाप्त करने की इच्छा शक्ति रखता है तो मोदी जी हैं, मोदी जी चाह ले तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समाप्त हो जाए। अब वो क्यों ऐसा बयान दिया गया, उसके पीछे की राजनीतिक वजहों को हम नहीं देखेंगे, है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के हम अपने विदेशी नीति हमारी काफी बेहतर हुई है, और यही संप्रभु सॉवरेन का मतलब यही होता है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। और मैं इसीलिए आपसे हंसी मजाक में कहता हूं कि आप लोग भी जल्दी से सॉवरेन बनिए। सॉवरेन कब बनोगे, जब जज बन जाओगे तब सॉवरेन बन जाओगे, अपने निर्णय स्वयं ले सकोगे। नहीं तो अभी निर्णय कौन लेंगे, मम्मी पापा। मम्मी पापा भी निर्णय ठीक है, ऐसा मतलब मम्मी पापा के द्वारा दिए गए निर्णय बुरे नहीं होते, मम्मी पापा के भलाई ही चाहते हैं, पर कई बार हमें लगता है ना, बहुत ज्यादा हम थोड़ा सा, तो जो डिफरेंस जनरेशन गैप की वजह से हमें लगता है कि वो हमारे हित का ना सोच पाए, तो इसलिए ठीक है, तो आप थोड़ा सा संप्रभु बन जाइए, फिर आप लीजिए जजमेंट, जो आपको करना चाहें वो करेंगे। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई। चलिए, फिर है समाजवादी। अच्छा, ये समाजवादी जो शब्द है ये पहले संविधान में नहीं था। अभी एक चीज हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में एकमात्र अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में। भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, संविधान में तो नहीं, प्रियम्बल में, संविधान मैंने बोल दिया, प्रियम्बल में एकमात्र अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, 42 में। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की सेक्शन 2 के द्वारा, ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 3 शब्द को हटा दिया गया था और 5 शब्द को जोड़ दिया गया था। पहले केवल 3 ही शब्द थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है ना। तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक को हटा करके सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये कई बार ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। ये सीक्वेंस जो है, तो अभी तो अब चूंकि मेरे को इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे याद हो गया। देखो, एक हम लोग कई बार हम लोग जैसे पीएससी वगैरह में
ट्रिक चलती है, ट्रिक वगैरह मैं लॉ में, आप लॉ में देखोगे तो लॉ में बहुत कम टीचर आपको, बड़ा टीचर लॉ का कभी ट्रिक नहीं बताएगा। हम लोग छोटे टीचर है, हम लोग कभी ट्रिक आपको बता दे चलेगा, कोई बड़ा टीचर आपको ट्रिक कभी नहीं बताता लॉ में, क्योंकि लॉ में ट्रिक नहीं पढ़ा जाता, लॉ में पढ़ा जाता है इंटरप्रिटेशन। तो लॉ के स्टूडेंट को ट्रिक से दूर रहना चाहिए। फिर भी याद, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें याद नहीं होता है। और हम लोग के साथ सबसे ज्यादा कोचिंग क्लासेस कहाँ खेलती हैं, कि हम आपको याद करवाएंगे। देखो याद करवाने, देखो तुम इंटरप्रिटेशन को याद नहीं कर सकते हो। तुमने मान लो चलो कोई गणित का फार्मूला होता, फार्मूला आज भी वही था, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, लेकिन कानून जो है ये बदलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूं बिन पेदी का लोटा है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहेगा जीने में मरने का अधिकार शामिल है, कोई आत्महत्या करता है कर लेने दो, फिर 2 साल बाद कहेगा नहीं नहीं, जीने मरने का अधिकार शामिल नहीं है, कोई आत्महत्या कर रहा गलत कर रहा, रोक दो उसको। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोई उसमें यूथेनेशिया, पढ़ेंगे अभी यूथेनेशिया के बारे में, कि भाई कोई बहुत बीमार है और अब ठीक नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे जीवन से अच्छा है कि उसको थोड़ा कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाए, उसको मार दिया जाए। कोई तकलीफ में ज्यादा रह रहा है जिसको इथनेशिया बोला जाता है, पर अब इसका मिसयूज, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मिसयूज होएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं रहता है, पहले मना कर देता है फिर बाद में बोल देता है ना। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग आसपास एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के आईपीसी के सेक्शन 377 के बारे में थोड़ा बहुत सुना पढ़ा होगा, कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं रहता है ना। आज अब देखो, और अभी तो समझ में आ गया कानून का भी भरोसा नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ना है, क्या पता अभी बन जाओ 1-2 साल के अंदर जज, नहीं तो क्या पता, क्योंकि भैया तुम्हारा टीपीए कब का है, 1882 का, तुम्हारा जो है तो कॉन्ट्रैक्ट कब का है, 1872 का, आईपीसी तो नया आ गया है, तुम्हारा एविडेंस भी नया आ गया, चलो एविडेंस भी नया आ गया, अब टीपीए 1800। आपके सिलेबस में, यानी कि आपके सिविल जज का जो सिलेबस है उसमें से आधा जो सिलेबस है वो कब का है, आजादी के पहले का है, सब हटने वाला है। आपका एनआईए कब का है, 1881 का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है, यानी कि जल्दी जज बन के चले जाओ, नहीं तो ये नए नए एक्ट आएंगे। अच्छा, नए एक्ट आने से सरदर्द क्या है, कि पुराने भी पढ़ने पड़ेंगे, नए भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जज बनोगे, अभी मैंने कल ही समझाया कि भी जज बनोगे तो तुम्हारे सामने दोनों मामले आएंगे, नए वाले एक्ट के भी मामले आएंगे, पुराने एक्ट के भी मामले आएंगे। लो भैया, आप दोनों पढ़ना पड़ेगा, एक भी तुमने छोड़ दिया काम तुम्हारा खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी लाओ, जो एलिजिबल है अभी तेजी लाओ, और जो एलिजिबल नहीं है वो अपने आप को 2 साल के अंदर ऐसा तैयार कर ले, साल भर के अंदर पहली वैकेंसी आए और उसमें हम जज बन के निकल जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जो भी अभी, और जो एलिजिबल हैं वो प्रयास करें पूरी तरह से, बिल्कुल अपने आप को झोंक दे तैयारी में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है उषा? झोंक देना है, तुम भी एलिजिबल हो इस बार के, अभी समय है तो झोंक दो तैयारी में, कि बस पहली, क्योंकि देखो बार बार हाई कोर्ट भी नियम कानून बदलती आ रही है और सरकार भी नए नए कानून बना रही है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी, अभी संविधान में भी बहुत, अगला अभी ये इस बार यदि भाजपा की सरकार आती है तो संविधान में भी भारी अमेंडमेंट आएंगे। और अभी लोकसभा की सीटें अभी कितनी है बताओ, हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 550 सीटें, लेकिन अभी लोकसभा की सीटें होने वाली हैं करीब 800 के आसपास। आपको बता दूं कि जो नई लोकसभा बनी है उसकी लोकसभा की बैठक संख्या है 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बैठक की व्यवस्था है। हाउस ऑफ पीपल में जो नई लोकसभा बनी है वहां पे 800 एमपी को बैठने की जगह है, 800। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा भी 400 के आसपास होने वाली, 800 के आसपास लोकसभा होने वाली है, और जो 250 राज्यसभा की सीटें हैं वो 400 होने वाली हैं। तो अभी ये इस बार यदि भाजपा सरकार आ गई ना तो संविधान में भी आपके भारी अमेंडमेंट होने वाले हैं, ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये सरकार कानून को भी बहुत तेजी से जो है तो चीजों को बदल रही है। चलिए, ठीक है ना। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि जरूरी है, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे ऐसे,
जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझो कि हर जिले का एक संसद होना चाहिए, हर जिले का एक संसद होना चाहिए, है ना? ऐसा आप मानते हो कि हर जिले का एक सांसद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिले कितने हो गए हैं? 53 जिले हो गए हैं। और मध्य प्रदेश से संसद कितने चुन के जाते हैं? मात्र 29, यानी कि 2-3 जिलों को मर्ज करके, है ना? हाँ, तो ऐसे बहुत सारी जगह है, 2-3 जिलों को मर्ज करके। जैसे इंदौर बड़ा जिला है तो यहाँ से एक सांसद जाता है, लेकिन देवास को देखोगे तो देवास शाजापुर भी जिला है ना, शाजापुर और देवास मिला करके जो है तो एक सांसद जाता है ना? हाँ, 2 जिलों में एक सांसद। तो ये जबकि आप देखो तो कितना बड़ा क्षेत्र है और एक सांसद कितनी चीजों को ध्यान रख सकता है। तो कायदे से होना चाहिए, यानी कम से कम 53 जिले हैं तो मध्य प्रदेश से 53 सांसद तो जाने चाहिए। अभी सबसे ज्यादा एमपी कहां से बन के जाते हैं? यूपी से, लेकिन यूपी 80 के आसपास 80 जाते हैं, 80 एग्जैक्ट 80 जाते हैं। लेकिन अभी विधानसभा सीटें हैं, जबकि वहां पे जिले कितने हैं? जिले शायद 150 के आसपास पहुंच रहे यूपी में। वही तो बता रहे हैं ना, 150 के आसपास वहां पर जिले हो गए। तो कायदे से अभी यही सब बदलाव तो होने वाला है, ठीक है ना? चलिए वापस आइए। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, है ना? तो ये थोड़ा सीक्वेंस, थोड़ा सा इसको सीक्वेंस याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो सीक्वेंस याद करने का ट्रिक की थोड़ी सी बातचीत करो, तो मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूं, सो सी डी री, है ना? मैंने ऐसे याद किया था जब शुरुआत में, जब मुझे याद, मतलब जब मैं बच्चा था मैं ऐसे याद किया था, है ना? तो मैं 2 तरीके से सो सी डी री या ऐसे याद कर दिया था मैंने। हाँ, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था, लेकिन बाद में तो फिर मुझे याद ही हो गया था। फिर वो 2-4 बार ही लगता है, 2-3 बार पढ़ो ना तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इंग्लिश में याद करना आसान है, हिंदी में थोड़ा तकलीफ होती है। संपूर्ण प्रभुत्व बड़ा कंफ्यूजन होता है हिंदी में, आगे पीछे वो लिख देता है, जहां 4 लिखता है तो दिमाग वहां पे काम करना बंद कर देता है। तो इंग्लिश में याद करना यहाँ पर आसान है ना? पर मेरे को ऐसे याद है कि जैसे सोशलिस्ट पहले से था, फिर वहां पे सोशलिस्ट, फिर सोवरेन पहले से था, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में, मतलब कि 42वें संविधान में ये दोनों जो है तो कब जुड़े? ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जुड़े, 1976 में जुड़े, ठीक है ना? तो ये दोनों, तो ऐसे मुझे ऐसे याद आता है कि ये 100 जो है तो 42 में जुड़ा, और एक सी फिर बाकी डी री, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सीक्वेंस में वैसे ही आता है, तो इतना दिक्कत नहीं पड़ती है। तो ऐसा सीक्वेंस भी पूछ लेता है, अभी हाईकोर्ट ने भी पूछा है 1-2 बार, तो ये थोड़ा सा इसका सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस पे ओटी बनते हैं, ठीक है? अरे अभी वहां पर क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में पूछ लिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द को यूज किया गया था? प्रस्ताव, प्रियम्बल में तो गिनती करो, बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया? ऐसे गिनती करते रहो बैठ करके, क्लियर कहानी? तो ये कितने निकले? अच्छा, मजेदार बात कि हिंदी में अलग निकलेंगे, इंग्लिश में अलग निकलेंगे, हैं? तो वहां पर जनरली हिंदी, देखो एक चीज समझना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार जब लिखी होगी ऑफिशियल गजट में, तो हिंदी में लिखी होगी कि इंग्लिश? बताओ। ऑफिशियल गजट में भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस में लिखी होगी? इंग्लिश में। इंग्लिश में ध्यान रखना, इस देश में कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस केवल इंग्लिश में पहली बार, मतलब आपका ये जो नए 3 एक्ट जो बने हुए हैं ना, पहले ये इनका आप देखो शुरुआत में पीडीएफ इंग्लिश में चलेंगे, ये हिंदी में ट्रांसलेट करके आएंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश में पहले ये एक आर्टिकल है, पढ़ेंगे आर्टिकल 348। तो आर्टिकल 348 कहता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। इस देश में अधिनियम, चाहे राज्य सरकार अधिनियम निकाले, कोई एक्ट निकाले, चाहे केंद्र सरकार कोई एक्ट निकाले, केवल अंग्रेजी में निकलेगा, हिंदी में नहीं निकलेगा। ऑर्डिनेंस की भाषा, अध्यादेश की भाषा, राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश निकालता, उसकी भाषा हमेशा अंग्रेजी रहेगी। आई बात समझ में? तो अंग्रेजी में ही गिना जाएगा, अंग्रेजी में ही गिना जाएगा, तो हिंदी में नहीं गिना जाता, ध्यान रखना। अंग्रेजी में कितने शब्द गिनते रहना बैठ के आराम से,
MP में नहीं पूछा, छत्तीसगढ़ जो जाना तो गिनते रहना, ठीक है। तो भारत के लोग देख लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देख लिया, समाजवादी। अब समाजवादी, तो देखो समाजवाद, अब ये समाजवाद की स्थापना बड़ा भारी भरकम शब्द है। समाजवाद की स्थापना मतलब क्या? देश में जो अमीरी गरीबी है, देश में जो जाति पाति है, देश में जो ऊंच नीच है, उसको समाप्त करना ही समाजवाद है। भाई समाजवाद सोशलिस्ट को एस्टेब्लिश करना मतलब देश में जितनी भी असमानता है, अनइक्वलिटी है, उसको समाप्त करके ही समाजवाद को स्थापित कर सकते हो। ऐसा 2 केस में कहा गया था। एक्सल बियर वर्सेस रन ऑफ इंडिया का एक केस था, ठीक है ना। इस केस में कहा गया था कि सोशलिज्म इफेक्टिव, द कोर्ट शुड गिव द मोर एम्फोसिस द नेशनलाइजेशन द स्टेट ऑनरशिप। तो देखो यहां पर इसमें कहा समाजवाद सबको प्रभावित करने के लिए न्यायालयों को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व पर अधिक जोर देना चाहिए। राज्य को मतलब कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राष्ट्रीयकरण कर दो हर चीज को, राष्ट्रीयकरण कर दो हर चीज को, तो सब चीज किसके पास चली जाएगी? सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन जैसे मान लो कि कोई भी संसाधन किसी व्यक्ति के पास रहेगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अमीर अमीर होता चला जाएगा। जैसा कोयला यदि अडानी के पास चला गया, बंदरगाह, जो आपके बंदरगाह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोर्ट। तो पोर्ट वगैरह यदि आप अडानी को दे दोगे तो कौन अमीर अमीर होता चला जाएगा? अडानी अंबानी अमीर होते चले जाएंगे और बाकी गरीब होता चला जाएगा। तो यहां पर ये बोला गया है कि आप प्रयास करो कि मोनोपोली, यहां पर देखो कि सो दैट मोनोपोली कैन नॉट बी एस्टेब्लिश द कंट्री रिसोर्सेस, देश के संसाधनों पर मोनोपोली स्थापित ना हो। मोनोपोली मतलब कि ऐसा ना हो कि देश के संसाधन एक व्यक्ति के पास ही चले जाएं और उसको अपने हिसाब से चलाता रहे। तो इस प्रकार से ही आप समाजवाद को स्थापित कर सकते हो, ठीक है ना। भाई सरल शब्दों में सबको अंबानी के पास चला जाएगा तो अंबानी अमीर पे अमीर होता रहेगा और गरीब आदमी गरीब पे गरीब होता रहेगा। लेकिन वही देश का रिसोर्सेज जो है वो सरकार के पास रहेगा तो सरकार सबका ख्याल करेगी। जैसा इंदिरा गांधी जी ने सीलिंग एक्ट लागू करके किया। क्या सीलिंग एक्ट पता है आपको? है इंदिरा गांधी जी ने सीलिंग एक्ट लागू करके क्या किया था? इंदिरा गांधी जी को ये बात समझ में आ गई थी कि इस देश में यदि राज करना है तो गरीबी की सुनो, मतलब गरीबों की सुनो और उनके लिए काम करो, क्योंकि अमीर तो मुट्ठी भर हैं। तो यदि मुट्ठी भर अमीर नाराज भी होते हैं तो होने दो। और ऐसे भी मुट्ठी भर अमीर वोट देने भी नहीं आते थे। मतलब पहले उस समय शुरुआत में देश में जनता जो मुट्ठी भर अमीरों का सरकार ध्यान रखती थी और वोट भी देने नहीं आते थे। क्यों? बोलते थे कि हम हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाए तो हम वोटिंग करने आएंगे हैं, और हम ऐसे सबके साथ लाइन लग के, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम जमींदार हैं, हम बड़े आदमी हैं। तो अमीर आदमी वैसे वोट देने नहीं आता है। अमीर आदमी बहुत अच्छा पैसे वाला आदमी बहुत ठीक है, हाईलाइटेड लोग लाइन में लगे आपको दिख जाएंगे। लेकिन अपने आसपास के जो अच्छा खासा पैसे वाला आदमी वोटिंग के दिन जो है तो घर में पड़ा रहेगा, कुछ करता रहेगा, लेकिन वोट देने नहीं आएगा। वोट देने अधिकांश कौन जाते हैं? मध्यवर्गीय और गरीब लोग ज्यादा जाते हैं। तो उनके लिए तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने बड़े बड़े जो जमींदारों थे उनसे बोल दिया कि भैया तुम कितनी जमीन रख सकोगे, एक सीलिंग, एक लिमिट डिसाइड कर दी है ना। उदाहरण के लिए मान लो 100 एकड़ की, तुम 100 एकड़ जमीन, तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ रख लो, बाकी 900 एकड़ तुमसे लेकर के जिनके पास जमीन नहीं है उनको बांटना चालू कर दिया। और मध्य प्रदेश में भी ये चीज हुआ था, उसको भूदान यज्ञ अधिनियम कहा, भूदान यज्ञ कहा गया था, ठीक है ना। भूदान यज्ञ एमपीआरसी में पढ़ेंगे, भूदान यज्ञ कहा गया था। तो भूदान यानी कि अमीरों से बड़े बड़े वहां पे सीलिंग डिसाइड कर दी थी कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही, सीमा तक ही भूमि रखेंगे। तो बेसिकली यही यही कि यहाँ पर न्यायालयों को राष्ट्रीयकरण की देश के पास ही सब चीज चली जाएगी। तो देश सरकारें क्या करेंगी? प्रॉपर तरीके सब में बांटेंगी, बंटवारा करेंगी। हाँ, कांग्रेस की लास्ट सरकार जैसे नहीं कि उसने सब अपने नेताओं में बंटवारा बांट कर दिया था, है ना। क्लियर कहानी? क्लियर। चलिए फिर एक और केस था, PS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का। इसमें भी बोला था वही सेम कहानी कि आर्थिक समानता और आय के समान वितरण से, ठीक है ना। मतलब कि समाजवाद का सही अर्थ है जो तो आर्थिक समानता का स्टैब्लिश करना, मीनिंग द फ्रॉम द इकोनॉमिक इक्वलिटी ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब 2 चीज समाज में कर दीजिए। देखो एक चीज समझना, जब आदमी अमीर हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, उससे कोई जात नहीं पूछता है।
है ना। वो बात अलग है, कहा गया है कि कबीर कहते थे कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन अब वो कहानी किनारे गई। अब यदि फटीचर आदमी है तो उससे पूछ लिया जाता है भैया बताओ भैया कौन जाति के हो। लेकिन अमीर आदमी जब चलता है तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, उसकी जात नहीं पूछी जाती है। तो इसीलिए इस चीज को टी.एस. नगारा केस में बहुत अच्छे से बताया गया था कि आप आर्थिक असमानता दूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आर्थिक असमानता यदि दूर हो जाएगी और आय का समान वितरण हो जाएगा, आय जो भी इनकम होगा सबको समान बांटो। इस देश में जो भी इनकम, इनकम का मतलब कि जो भी जनरेट होता है इस देश से, जो भी जनरेट हो रहा है, जो भी नौकरियों का अवसर मिल रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, सबको समानता का अवसर दो, सबको समान रूप से नौकरियां दो, सबको समान रूप से जो है तो कह सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों को बांटो। तो इससे जो अनइक्वलिटी है वो क्या होगी, दूर होगी। तो ये दो केस में समाजवादी को एस्टेब्लिश करने का फार्मूला बताया गया था। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा शब्द पंथ निरपेक्षता, सेकुलर। सेकुलर शब्द को भी ध्यान रखना कि सेकुलर शब्द को भी जो है तो कह सकते हो कि इस शब्द को भी जो है तो आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था, ठीक है ना, सेकुलर शब्द को। तो सेकुलर शब्द का मतलब बहुत अच्छा है, जो कहता है कि किसी विशेष धर्म को, डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिलीजन, किसी विशेष धर्म को राज धर्म का मान्यता नहीं देना। अभी जो कांग्रेस भाजपा पर लगातार आरोप लगा रही है कि राम मंदिर को लेकर के भाजपा ने जो है तो मतलब राम पूरा देश की पूरी जो है तो इस समय मतलब कि देश की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी इस समय किसके लिए काम कर रही है, अयोध्या राम मंदिर के लिए काम कर रही है। तो इसको लेकर के कांग्रेस और दूसरे दल जो है तो नाराज हैं कि ये क्या, इससे ऐसा लग रहा है कि ये केवल एक ही धर्म की सरकार है, दूसरे धर्म के बारे में यह मतलब ऐसे इक्वलिटी समानता की बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है ना। भले ही राज धर्म डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है वो एक ही धर्म के विकास के लिए कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है इस देश में लगातार। जो व्यक्ति है ना, देखिए जैसे समझिए मोदी जी 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इन 10 साल में मोदी जी ने चाहे महाकाल लोक हो, चाहे आप साउथ का एक साउथ में जो है तो उनकी स्थापित की गई थी, है ना। तो यहाँ पे जितने भी धार्मिक, लेकिन क्या मोदी जी ने किसी मुस्लिम या किसी सिख या किसी ईसाई कोई ऐसा कभी जो है तो हुआ हो कि किसी उसका मस्जिद का रेनोवेशन हुआ वहां मोदी जी गए हो, किसी गुरुद्वारे का रेनोवेशन हुआ वहां मोदी जी गए हो, हैं किसी, तो ये थोड़ा सा जो है तो यदि ये नहीं करेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों में ये है ना। मैं देखो यहाँ पर मैं भी एक हिंदू आदमी हूँ और ब्राह्मण आदमी हूँ, तो लेकिन यहाँ पे समझो कि जो हो रहा है वो एक ऐसे देश के लिए सही नहीं है जो कैसा देश है, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कहता है। और धर्मनिरपेक्षता को किस केस में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था, अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में। ये कहता है कि पंथ निरपेक्षता ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक, ठीक है ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, यानी गॉड सपोर्टर, मतलब कि ना तो ये भगवान को सपोर्ट करती है और ना तो ये भगवान के खिलाफ बोलती है। ये कहती है कि हम सभी को थीस्ट, एथिस्ट या स्केप्टिक्स मतलब कि हम आस्तिक को भी, नास्तिक को भी और संशयवादी सभी को समान मानते हैं। आस्तिक कौन होता है, जो एक धर्म पर आस्था रखता है। नास्तिक कौन होता है, जो बिल्कुल किसी धर्म को नहीं मानता। और संशयवादी कौन होता है, आज हिंदू हैं कल मुसलमान हो गए परसों क्रिश्चियन हो गए, यानी जो अपने आप को बार बार कन्वर्ट कर रहा है। या हम केवल भगवान को कब पूछते हैं, जब हमें तकलीफ होती है तो ही हम भगवान के पास जाते हैं। वैसे तो हम कभी भगवान के पास नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले मंदिर हम जरूर जाते हैं कि हे प्रभु हैं बचा लीजिए, है ना। वो पिक्चर देखी होगी पीके, तो पीके में दिखाता है ना कि जितना डरा हुआ होता है आदमी उतना ज्यादा भगवान की शरण में जाता है, जितनी कमजोर तैयारी रहती है उतना ज्यादा भगवान की शरण में व्यक्ति जाता है।
तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नहीं सभी को समान रूप से, यानी कि आप चाहे भगवान को मानो या नहीं मानो, आप इस देश में रह सकते हो। यानी जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं, अब ब्राह्मण होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं शिखा रखूं, मैं जनेऊ पहनूं, ठीक है ना, मैं प्रॉपरली जो है तो ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण जो ड्रेस होता है धोती कुर्ता पहनूं, ठीक है ना, मैं चाहूं तो पहनूं, मैं चाहूं तो नहीं पहनूं। मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, लेकिन मैं देखो किसी दूसरे धर्म का खुल के विरोध नहीं कर सकता। मैं मंदिर गया हूं, यदि मैं मंदिर गया हूं और मंदिर में मैंने हाथ जोड़ करके, मेरी भजन गाने की इच्छा नहीं है, मैं हाथ जोड़ के, लेकिन मुझे हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, मेरी भजन गाने की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहीं पे हनी सिंह गाने गाने लगूं। ये तो इतनी पिटाई होगी वहां पे कि सब हनी और सिंह सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि ये अंतःकरण, ये हमेशा जो है तो अंतःकरण का मसला है। जब मैं धर्म की बातें करूंगा वहां पे थोड़ा अच्छे से बातचीत इसको कर दूंगा, तो आपको और अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज बाद में कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको अभी मैं बातचीत करता हूं नीचे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेकुलरिज्म इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, कह सकते हो कि इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा था एसआर मुंबई के केस में। और एक अच्छा केस था अरुणा राय का 2003 का, जिसमें कहा गया था कि बेसिकली सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करें, ठीक है। यदि आप सभी धर्म के साथ सम्मान करते हो, देखो हर धर्म में अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक है ना, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में यदि कोई अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो हमें अच्छाई का सम्मान करना चाहिए, और बुराई को लेकर के, भाई बुराई है तो उसको उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से विरोध करना चाहिए कि दूसरे धर्म के लोगों का जो है तो जो कह सकते हो कि सेंटिमेंट है, ठीक है ना, सेंटिमेंट है, वो हर्ट नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर इस देश में धर्म के खिलाफ बोलना सबसे खतरनाक चीज है। वो पिक्चर पीके में देखी होगा ना, तो बोलता है कि मैं वो बाबा के खिलाफ बोल दिया तो बाबा का त्रिशूल जो है तो मेरे पीछे जो है तो घुसेड़ दिया गया था, है ना। तो यही धर्म के खिलाफ आप बातचीत करोगे तो आपके साथ इस देश में उल्टा सीधा होने की संभावना रहती है। थोड़ा धर्म में और बातचीत करेंगे, फिलहाल यहाँ पर पंथ निरपेक्षता इतना ही। आगे आते हैं लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के लिए भाई साहब एक बहुत अच्छा कोटेशन चलता है, बहुत अच्छा कोटेशन चलता है डेमोक्रेटिक के लिए, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित सरकार, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक मतलब कि जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, फिर चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, और हर 5 साल में देश की जो सरकार होती है वो देश की जनता चुनती है। यही है डेमोक्रेटिक, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के। तो चाहो तो आप एज ए नॉलेज यहाँ पे इतना और लिख सकते हो उदाहरण के तौर पर, कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, बाय डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्येक 5 साल में इस देश की जनता अपने सरकार को चुनती है, ठीक है ना। सरकार चाहे कुछ भी करती रहे, अच्छा बुरा, हर 5 साल में इस देश की जनता इस देश के सरकार को चुनेगी। ये कहलाती है डेमोक्रेटिक सरकार, ठीक है ना। क्लियर कहानी, बात समझ में आ रहा है। चलिए, जस्टिस अगला है आपका, आपका अगला है न्याय, सॉरी गणराज्य, गणराज्य रिपब्लिक। अमरेंद्र बाहुबली के बाद राजा कौन बनेगा? महेंद्र बाहुबली। और महेंद्र बाहुबली के बाद कौन बनेगा? गजेंद्र बाहुबली। और गजेंद्र बाहुबली के बाद खगेंद्र बाहुबली। खगेंद्र बाहुबली के बाद नरेंद्र बाहुबली। ये जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये जो सिस्टम है इसको समाप्त किया जाए, और हम किसको स्थापित करेंगे? गणराज्य को स्थापित करेंगे। यानी कि देश का जो पहला व्यक्ति होगा, पहला नागरिक, यानी देश का जो राजा होगा, पहला नागरिक जो राष्ट्रपति होगा, उसको इस देश की जनता चुनेगी अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? आप चुनते हो अपने एमपी एमएलए को। आप किसको चुनते हो? एमपी और एमएलए को। और एमपी एमएलए चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट एमपी को चुनते हो, और फिर वही एमपी किसको चुनता है? राष्ट्रपति को।
पता है ना राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? किसको पता है, किसको नहीं पता? पता है आपको? पता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना? जो एमपी जानते हो ना, एमपी कौन कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप बोलते हो सांसद, और एमएलए विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, है ना? तो एमपी एमएलए को आप चुनते हो, और आपके द्वारा चुना गया एमपी एमएलए आपके राजा को यानी कि आपके राष्ट्रपति को चुनता है, और यह भी कितने समय के लिए? केवल 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए चुनता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अब उसका बेटा राजा बनेगा, अब अगला राष्ट्रपति भी नहीं, वो व्यक्ति भी जो तो लगातार जीवन भर राजा नहीं बना रहेगा। वो व्यक्ति, जैसे इंग्लैंड में देखो, जब महारानी कितने साल हो गई तो बेचारे अब 90 साल में प्रिंस चार्ल्स जो अभी प्रिंस कहला रहे थे, 80-90 साल में भी क्या कहलाते थे? प्रिंस। क्या कहलाते थे? प्रिंस। तो अब वो चली गई, तो अब चला बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आया, वो बने किंग। अब बने किंग। तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हर 5 साल में हमारा राजा बदल जाता है, और उसको हमारे देश की जनता अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनती है। तो राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है। तो गणराज्य को हमने स्थापित किया है। गणराज्य, गण का मतलब होता है आम जनता, तो गण के द्वारा चुना गया राज्य, राजा। चलिए, न्याय। तो न्याय को यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर आर्टिकल 38 में बेसिकली कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में सबके साथ बराबरी का मौका मिलेगा, सबके साथ हर प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, सभी अमीरी गरीबी सब समाप्त हो जाएगी। और राजनीतिक यानी सबको नौकरी का अवसर मिलेगा, सबको नेता बनने का अवसर मिलेगा, सबको सब जगह सब चीज का अवसर मिलेगा। तो जब 3 प्रकार का न्याय प्रदान कर देंगे, तो ऐसे ही हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे। राम राज्य जहां पर कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, एक घाट में शेर और हिरण पानी पी रहे हैं, वह राज्य कहलाता है राम राज्य। तो राम राज्य, तो लेकिन राम राज्य बोलते तो केवल हिंदू खुश होते, तो इसीलिए शब्द क्या यूज किया गया कि लोग ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करके हम किसको एस्टेब्लिश करेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य को एस्टेब्लिश करेंगे। कब तक होगा? देखो कब तक हो जाए, है ना? तो फिलहाल, है ना? चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। स्वतंत्रता आपको काफी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है ना, की स्वतंत्रता प्रदान यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पर विचार यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई मैं बोल सकता हूं, मेरे पास स्वतंत्रता है, आई हैव राइट टू स्पीक, बोलते राइट टू स्पीक, आई हैव राइट टू स्पीक। लेकिन क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं जो आपको अच्छा ना लगे? नहीं। मतलब मुझे राइट टू स्पीक है, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिससे इस क्लास में पढ़ रहे किसी बच्चे की डेफेमेशन हो जाए, मानहानि हो जाए? है ना? मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि दो दोस्त आपस में दुश्मनी कर ले, लड़ाई करने लगे, झगड़ा कर लें? तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूं जो किसी की मानहानि करे, किसी देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करे, है ना? पढ़ेंगे तो मुझे बोलने की आजादी है, तो आर्टिकल 19 में आजादी मुझे दी गई है। फिर उसके बाद जो है तो अभिव्यक्त, एक्सप्रेस करने की, ठीक है ना? फिर उसके बाद आर्टिकल 21, 22, 21 में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो ये भी इसी के तहत आता है। ठीक है? फिर 25 से 28, ये 9 आ गया, 25 से 28 तक, और ये 29-30। तो ये पर्टिकुलर जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये आपका विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जब इन लोग को हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, तो आपको और अच्छे से समझ में प्रॉपरली यहाँ पर आएगा। देखो, मैं थोड़ा सा संविधान आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कल भी बताया था कि संविधान आपका बहुत इंटरलिंक होता है आपके एक्ट से, है ना? तो एक्ट से भी इंटरलिंक होता है। तो मैं आपको संविधान ऐसे पढ़ाऊंगा कि कहाँ कौन सा प्रोविजन से आईपीसी इंटरलिंक हो रहा है, कौन से प्रोविजन से सीआरपीसी। और अभी चूंकि आपको पता है कि नई आईपीसी आ गई है, नई सीआरपीसी आ गई है, तो मैं आपको दोनों प्रोविजन बताऊंगा कि जैसे चोरी का प्रोविजन जैसे नई आईपीसी में चोरी अब हो गया है 208, सेक्शन 201, सेम परिभाषा है, बस कहाँ पे हो गया है? सेक्शन 201 में। चोरी कहाँ हो गई है? 201 में। और पुराने में कहाँ है? 378। पुराना याद होगा 378, नए में 201 में हो गई है ना? पहले 302 बोल, 302, अब 302 सबको पता है 302 क्या है? सबको पता है ना 302 क्या है? क्या है 302? मर्डर। पर अब मर्डर पढ़ोगे 99 में।
अब क्या बोलना पड़ेगा 99। तो अब ये थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि मैं अभी एक प्लान में है मेरे कि अभी मैं एक YouTube में सेशन चालू करूंगा जिसमें मैं नई पुरानी आईपीसी को मर्ज करके बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो धीरे धीरे करके अपने लिए बातचीत होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये अभी इसके बाद आते हैं राइट टू इक्वलिटी। प्रतिष्ठा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा यानी कि आपको स्टेटस, आपका स्टेटस मेंटेन रहे, यानी आपकी इज्जत समाज में होती रहे, है ना। तो ऐसी समानता आपको, तो यहाँ पे ऐसा स्टेटस का मतलब यदि सबको समान रूप से, यानी आप यदि मानव हो तो आपको समान रूप से यहाँ पर माना जाएगा। स्टेटस मतलब ऐसा नहीं कि भैया आपको मैं बोलूंगा कि आप रीवा नरेश हो, आप वायसराय हो, आप सर हो, और ऐसे करके आपको मैं जो है तो अलग अलग। तो यहाँ पे सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा और सबको अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किसकी मिलेगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है ना। तो आप सभी को समानता से स्टेटस मिलेगा, यानी कि कोई भी आपको मतलब कोई भी सर, वायसराय, प्रिंस, है ना, चार्ल्स, प्रिंस, किंग, इस प्रकार के स्टेटस आपको नहीं दिए जाएंगे। सबको समान स्टेटस मिलेगा, सभी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है ना, और सभी को इस देश में जो है तो रहने का और अपने जीवन को जीने का पर्याप्त हक है, ठीक है ना। वो बात अलग है, पिताजी के पास चले जाओ तो पिताजी तुम्हारा स्टेटस बेहतर बताएंगे। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी की बातचीत करते हैं, अवसर की समता प्रदान करना। अवसर की समता प्रदान करना, तो अवसर, अपॉर्चुनिटी यानी कि लोक नियोजन पे अवसर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में अवसर की क्षमता यहाँ प्रदान करना। तो इसके संबंध में पढ़ेंगे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ये आर्टिकल हैं जिसमें बेसिकली जो है तो राइट टू इक्वलिटी के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। और लास्ट में है बंधुत्वा, फर्दनिटी। फर्दनिटी का मतलब वही देश में जो एकता और अखंडता, यानी देश में जो है ना कि इस प्रकार की मतलब बातचीत नहीं की जाएगी कि दो धर्म के लोग आपस में लड़े, इस प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी कि दो संप्रदाय के लोग आपस में बड़े, जैसे है ना देखते हो कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, एसटी एससी को अनरिजर्व से लड़ा दिया, ऊंची जाति को नीची जाति से लड़ा दिया। तो ये जो लड़ाई झगड़ा करवाने का काम जो संस्थाएं करती हैं, उन संस्थानों पर विराम लगाया जाएगा, और ऐसा कोई इस देश में संस्था स्टेब्लिश भी नहीं होगी जो इस प्रकार से किसी प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता को, यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है तो किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास करती हो। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है कि नहीं। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन शुरुआत में मना कर दिया गया था। तो ये कभी पूछ लेता है किस केस में मना किया गया था, किस केस में कहा गया था। तो इनरी बेरूबारी यूनियन का केस है 1960 का। इनरी बेरूबारी यूनियन का केस है 1960 का। ये ध्यान रखना, ये कोटेशन पूछता है कि प्रियम्बल इज द की ऑफ द नोइंग द व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। ये पूछता है कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रियम्बल इज ए की, ठीक है ना, प्रियम्बल इज ए की द व्यू ऑफ नोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर क्या सोच रहे हैं उसको जानने की कुंजी है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु संविधान का भाग नहीं है। ऐसा इनरी बेरूबारी यूनियन के केस में कहा गया था 1960 में। लेकिन बाद में इस जजमेंट को, जैसे मैंने हमेशा कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, बिन पेंदी का लोटा, अपनी बात पे सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं टिकता है। देखो 1960 में कहा, 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पलट गई, नहीं, केशवन भारती वर्सेस केरल राज्य कास्ट में कह दिया कि पलटते हुए, देखो बेरीवारी के केस को पलटते हुए, उद्देश्य का प्रियम्बल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ भाई, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत ढांचा। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, कभी घर बनते देखे हो तो कंक्रीट का जो बेस बनता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर।
अब समझिएगा थोड़ा सा, जब कोई घर बनता है और घर बनने के लिए, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा मैं बनाता हूं, है ना, तो घर बनने के लिए जैसे देखो तो ये वैसे पिलर वगैरह, ऐसे पिलर वगैरह सब बनता है प्रॉपर तरीके से, है ना, एक कमरा हो गया, दो कमरा हो गया, तो ये सब पिलर ऐसे 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 पिलर वगैरह में पूरा प्रॉपरली, और ये बेस ऐसे पूरा, है ना, पूरा बेस ऐसे नीचे ऐसे बेस बनता है, ऐसे नीचे बेस बनता है और ऐसे प्रॉपरली पिलर बनता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ऐसे ईंटों से ये दीवारें बनती हैं, इसी बीच यहाँ पे आप खिड़की बनाते हो, यहाँ पे जो है तो आप दरवाजे बनाते हो, सॉरी दरवाजा हवा में हो गया, यहाँ पे आप जो है तो दरवाजा बनाते हो। क्या हुआ, कहा भैया कहाँ हंस रहे हो, देखना आगरा का पता मिल जाएगा तुमको, आगरा का पता मिल जाएगा हंसते रहोगे तो, हैं। यहाँ भी बाणगंगा में पता है, वैसे आगरा नहीं जाना हो तो बाणगंगा में है मेंटल असाइलम, ठीक है, वहां चलेंगे, क्लियर कहानी। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हो, जैसे ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, तो ये जो पिलर्स बने हैं, ये पिलर्स ये बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर कहता है। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को अडॉप्ट किया गया था, है ना, केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को अडॉप्ट किया गया था। केशवानंद भारती के केस को मैं कभी अलग तरीके से डिस्कशन करूंगा। केशवानंद भारती को मैं बोलता हूं भारतीय संविधान का बाजीगर, भारतीय संविधान का बाजीगर। बाजीगर कौन कहलाता है, जो हार के भी जीतता है वो बाजीगर कहलाता है ना, शाहरुख खान की पिक्चर देखी होगी ना, कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो केशवानंद भारती एक्चुअली इस केस में हार गए थे, लेकिन उस केस में एक ऐसा जजमेंट दिया गया था कि देश जीत गया था। केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन देश जीत गया था। वो जजमेंट क्या है, वो केशवानंद भारती केस क्या है, पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी समझो। देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एक यहाँ भी दरवाजा बन गया, यहाँ भी एक जो है तो खिड़की बन गई। अब मान लीजिए कि ये पिलर जो है आपका, ये पिलर जो है तो क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये पिलर आपका क्या है, प्रियम्बल है, ये पिलर आपका क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है ना। तो इन ये बोल दिया कि बेसिकली भारतीय संविधान में बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है, ये पिलर जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे देखिए एक मकान का जो स्ट्रक्चर है जब बन जाता है, तो अब मान लो चलो यहाँ पर बीच में बदलाव हो सकता है, जैसे मान लो कि खिड़की दरवाजा यहाँ बना दी, खिड़की यहाँ बना दी। अब मान लो हमें लगता है कि ये पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको आप तोड़ करके दरवाजा यहाँ बना सकते हो, खिड़की यहाँ बना सकते हो, ये बदलाव कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप सोचो कि इस पिलर को मैं हटा दूं और इस पिलर को हटा करके मैं दूसरा पिलर लगा दूं, तो ये आप करोगे भी तो वो जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो ये पिलर है, ये पिलर जो पिलर बेसिक जो पिलर ये दिख रहा है, अब मैं सोचू कि मैं इसको तोड़ दूं, है ना, मैं तोड़ नहीं सकता, मेरी बिल्डिंग तो है नहीं, मैं मान लो मेरी बिल्डिंग है, मैं इसको तोड़ दूं और इसको तोड़ करके यहाँ पे प्लेन, प्रॉपर प्लेन बना दूं, तो उस ऐसा करने से ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और हो सकता है धराशायी हो जाए, गिर पड़े, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे एलिमेंट्स को भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, और बोला गया कि देखो जिस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, वैसे ही इन प्रोविजंस को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, अभी बहुत सारे हैं, मैं तो कुछ उदाहरण के तौर पर दिए हैं। तो ये सभी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आप संविधान को यदि संशोधन करते हो, अमेंडमेंट करते हो, तो इन बेसिक स्ट्रक्चर को आप किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते। हाँ देखो संशोधन में तीन चीजें होती हैं, जब संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडमेंट में तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका चेंज किया जाता है किसी चीज को, एक होता है रिमूव किया जाता है किसी चीज को, और एक होता है किसी चीज को ऐड किया जाता है, ऐड। पढ़ेंगे, तीन चीजें हैं, अल्ट्रेशन, एडिशन और रिपील, है ना, चेंज, रिमूव या ऐड। तो देखो
अब यदि आप इस पिलर को बदलने का प्रयास करते हो, इसको तोड़ के दूसरा लगाओगे तो बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। तो ये बोल दिया कि इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसको हटाओगे। ये मान लो, जैसे मान लो कि ये बीच के पिलर को हटा दूं, तो बीच के पिलर को हटा दूंगा तो ये लोड ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है बिल्डिंग बीच से धराशायी हो जाए। तो इसको भी नहीं हटा सकता, यानी कि रिमूव भी नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि कोई पिलर ऐसा है, मुझे लगता है कि ये जो पिलर है ये पतला है, ये दोनों पिलर काफी मजबूत है ना, लेकिन ये पिलर काफी पतला है, तो इसके सपोर्ट के लिए मैं एक अलग से सपोर्ट पिलर जो है तो बना सकता हूं, ठीक है ना। तो ये पिलर पतला है, तो अलग से मैं यहाँ पर कोई पिलर को क्या कर सकता हूँ, उसके सपोर्ट के लिए ऐड कर सकता हूं। तो बेसिक स्ट्रक्चर, जिस जिस प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, उस प्रोविजन में, यानी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ठीक है ना, फिर आपका जो है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम या इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस जिन चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, उन सब चीजों को ना तो चेंज किया जा सकता कभी, ना तो रिमूव किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, उसमें कोई चीज जोड़ा जा सकता है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। समझ में आया? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इसको केशवानंद भारती के केस में डिफाइन किया गया था प्रॉपर तरीके से, और बाद में मिनर्वा मिल के केस में भी कुछ एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया गया था। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन जिन एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, उसको ना तो आप कभी चेंज कर सकते हो, ना तो कभी रिमूव कर सकते हो, केवल उसमें कोई चीज आप ऐड कर सकते हो। बस इतनी बात यहां पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए अमेंडमेंट करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा। ये आपका प्रियम्बल को मैंने थोड़ा सा इनलार्ज करके, देखा जाए तो पहले प्रोविजन को मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है। कल मैंने बोला था प्रियम्बल याद करके आना, कोई याद किया प्रियम्बल? सुनाओ, कौन सुना रहा है?